हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज हम कर रहे हैं पार्ट 9 एचटेट पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए। एंड यस, आपकी डेट्स भी अनाउंस हो गई है, तो जुलाई के लास्ट में जो है वो आपका एग्जाम है। तो आप ये अगर मैराथन्स जो हैं पार्ट 9 है, अगर आप सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो देखते हैं तो आपकी एचटेट की प्रिपरेशन में मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो आपके आएंगे। बट आपको क्या करना है, सारी क्लासेस को अच्छे से देखना है, डिटेल एक्सप्लेनेशन देखनी है। और मैं अभी आपके एक टॉपिक की वीडियो भी ले आऊंगी कि ये टॉपिक्स आप मिस करके मत जाना। अगर आपको एचटेट जो है वो क्वालिफाई करना है तो उस क्लास को आप अच्छे से देख लेना और उन सारे टॉपिक्स को एग्जाम में जाने से पहले जो है वो रिवाइज करके जाना। ठीक है, अच्छे से अगर आप ये क्लासेस देखते हैं तो मैं डेफिनेटली आपको श्योर कर रही हूँ तो कि आपके मार्क्स जो हैं वो मैक्सिमम होंगे। हालांकि कई लोगों को डाउट भी होता है कि मैम पता नहीं क्यों इतना पढ़ भी रहे हैं बट फिर भी नंबर नहीं आ रहे हैं। हमेशा एग्जाम टाइम में हमें कंफ्यूजन हो जाती है, तो देखो इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम पढ़ते हैं तो हमें लगता भी है ऐसा कि शायद हमारे मार्क्स नहीं आएंगे, पता नहीं हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, हर एक चीज को बहुत अच्छे से समझा है, ठीक है, डिटेल में समझा है, आपके बेसिक्स स्ट्रांग हैं, तो आपके क्वेश्चंस जो हैं वो गलत नहीं होंगे। बट हाँ, आप एग्जाम टाइम में पैनिक ना करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो ये होती है कि हमें एग्जाम में जो है वो पैनिक नहीं करना होता। जब आप पहले से सोच लेते हो ना कि मुझे डर लग रहा है या मुझसे एग्जाम होगा या नहीं होगा, तभी हमारी गलतियां होती है। अगर हम पहले से ये सोच लें कि नहीं हमसे सही होगा, एक कॉन्फिडेंस अगर हम मेंटेन करके रखें, तो चीजें जो हैं वो गलत नहीं होती हैं। तो आप इस चीज का अच्छे से ध्यान रखना। कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, और अपने आप पे आपको एक विश्वास लेके तो चलना पड़ेगा कि आपको जो है इस बार जो है क्वालिफाई करना ही करना है। ऐसा आप सोच के चलेंगे तो एग्जाम आपका जरूर क्वालिफाई होगा। लेकिन अगर पहले से ये सोच लेंगे कि नहीं होगा, तो फिर तो देखो नहीं होगा, फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना इस चीज में। अगर हम पहले से ये सोच लेते हैं कि हमसे नहीं होने वाला, तो फिर कैसे होगा, ये नहीं होगा। सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना और अच्छे से अपनी पढ़ाई को और बेहतर बनाना। और आज हम कर रहे हैं 2022 का पेपर। आपने बोला था कि 23 और 22 ये जो पुराने पेपर्स हैं हमारे, वो आप करवा दीजिए, ताकि जो है आपके मार्क्स जो है बेटर हो जाए। तो 23 का हमने जो क्वेश्चन पेपर था लेटेस्ट, वो हमने कंप्लीट कर लिया, 24 में हुआ नहीं था और 25 में अब होने वाला है। ठीक है, सो इन क्लासेस को आप अच्छे से देख लेना और अपने टॉपिक्स जो हैं वो और स्ट्रॉन्ग कर लेना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आइडेंटिफाई करना है द 5 ईयर प्लान व्हेन द एक्चुअल ग्रोथ रियलाइजेशन हैज बीन हायर ग्रोथ रेट। तो 5 ईयर प्लान अच्छे से जो है वो आप पढ़ के जाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है शॉर्ट। हर एक पेपर में 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आता है। अगर इकोनॉमिक्स का सेक्शन किसी भी पेपर में आ रहा है ना, तो उसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि 5 ईयर से क्वेश्चन आएगा। तो 5 ईयर प्लान अपना अच्छे से कर लेना। उन पंचवर्षीय योजनाओं को पहचानिए जब वास्तविक स्वृद्धि प्राप्ति सवृद्धि लक्ष्य से अधिक थी। ठीक है, एक्चुअल ग्रोथ आपकी टारगेट से ज्यादा थी। 5th प्लान में, 7th प्लान में, 9th प्लान में या फिर 10th प्लान में। तो सबसे पहले अगर हम 5th प्लान की बात करें, जो हमारा 74 से लेके 79 तक था, तो यहाँ पे टारगेट ग्रोथ आपकी लगभग थी 4.4, और आपने जो अचीव किया था वो 4.8 या 5% के लगभग अचीव किया था। तो आपकी एक्चुअल ग्रोथ जो है वो ज्यादा थी आपके टारगेट से। ठीक है, ये 5th प्लान सही है आपका ऑप्शन। 7th प्लान की अगर हम बात करें, तो 7th प्लान में भी आपकी टारगेट जो थी 85 और 90 के बीच में था ये पीरियड आपका, और इसके बाद 90 से 92 तक आपके थे रोलिंग प्लान। ओके, सो हाँ, क्या बताई थी मैं, 85 से लेके 90 तक। इसमें आपका जो टारगेट था वो लगभग 5% था, और जो आपने अचीव किया था वो 6% था। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है। वहीं अगर हम 9th प्लान की बात करें, 9th प्लान आपका 97 से था, 97 से लेके 2002 तक था, और इस प्लान में आपने टारगेट तो 6.5 का किया था, बट आपने अचीव सिर्फ 5.5 ही किया, तो ये आपका लेस देन हुआ। 10th प्लान में भी अगर हम बात करें, तो 10th प्लान आपका 2002 से लेके 2007 तक का टाइम पीरियड था, और यहाँ पे भी आपने जो है वो टारगेट लिया था 8 का, और आपको जो अचीव हुआ था वो 7.5 7.6 के अचीव जो है अप्रोक्स जो है वो आपने अचीव किया था। तो सिर्फ आपके 5th और 7th प्लान ही ऐसा प्लान था जहाँ पे आपने एक्चुअल ग्रोथ जो है वो आपके टारगेट से जो है वो ज्यादा थी। तो ऑप्शन थर्ड जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। 5 ईयर प्लान वाला ऑप्शन जो है, क्वेश्चन जो है, टॉपिक जो है वो आप छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यस, टैक्स पे क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था, लास्ट क्लास में शायद आपका डिग्रेसिव टैक्स पे क्वेश्चन था, या आपका प्रोग्रेसिव टैक्स पे क्वेश्चन है। तो टैक्स वाला जो आपका टॉपिक है, मैंने आपकी पब्लिक इकोनॉमिक्स की मैराथन ले रखी है, उस मैराथन को आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है,
सो प्रोग्रेसिव टैक्स इज, हालांकि मैंने ये चीज बोली है कि वो यूजीसी नेट से रिलेटेड है, बट अगर आप उस लेवल का अच्छे से पढ़ के जाओगे तो डेफिनेटली आपको पीजीटी लेवल का तो हो ही जाएगा अच्छे से तैयार। हालांकि आपने देखो पढ़ तो रखा ही होगा ना, एक बार आप थोड़ा सा लेवल अप करके जो है वो एक बार वीडियो देख लो, क्वेश्चन आगे तो आपको रिग्रेट नहीं होगा देखने से, ठीक है। और सुन लो, बेशक से आप सुन लो चलते चलते, बट उसको सुन लो। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है, अ टैक्स पेमेंट एज परसेंटेज ऑफ इनकम फॉल, tax payment as percentage of income constant, tax payment as percentage of income increase, और there is no link between income tax and income payment। तो प्रोग्रेसिव टैक्स आपका वो टैक्स होता है जहाँ पे आपका टैक्स रेट इंक्रीज होता है अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम इंक्रीज होगी तो आपका टैक्स रेट जो है वो भी इंक्रीज होगा। तो सिंपल मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ तो आप ज्यादा कमाओगे तो आपको ज्यादा परसेंटेज ऑफ इनकम जो है वो टैक्स पे करना पड़ेगा। ये जो प्रिंसिपल है किसके ऊपर बेस्ड है? एबिलिटी टू पे, कि आपकी जितनी एबिलिटी है उतना आप क्या करोगे, उतना टैक्स जो है वो आप पे करोगे। तो जितने आपकी ज्यादा इनकम है उतना ज्यादा आप अफोर्ड कर पाओगे तो उतना ज्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ऑप्शन थर्ड आपका क्या है? बिल्कुल सही है। देखो लास्ट में मैंने आपको यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। देखो प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होगा? एक टैक्स जो इनकम के बढ़ने से बढ़ रहा है। प्रोपोर्शनल टैक्स या फ्लैट टैक्स क्या होगा? जो आपका कांस्टेंट है, टैक्स रेट आपका कांस्टेंट है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, हर कोई जो है वो सेम परसेंटेज जो है वो पे कर रहा है रिगार्डलेस उसकी इनकम कितनी भी हो। प्रोग्रेसिव में क्या होगा? रिच के ऊपर ज्यादा बर्डन होगा, वो ज्यादा पे करेंगे। रिग्रेसिव टैक्स हमारा लास्ट क्वेश्चन था। पुअर इंडिविजुअल ज्यादा परसेंटेज ऑफ इनकम पे करते हैं, और हमने यही क्वेश्चन था कि किसके ऊपर ज्यादा बर्डन होता है? पुअर के ऊपर ज्यादा बर्डन होता है। और ये कहा था रिच पे कम बर्डन कौन से टैक्स में होता है? तो वो रिग्रेसिव टैक्स के केस में होता है, क्योंकि ये डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन इनकम। बट ऐसा ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है, बट ये माना जाता है कि हाँ पुअर इंडिविजुअल को ज्यादा परसेंटेज ऑफ टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा, और नो लिंक जैसे तो कोई बात ही नहीं है। अगर प्रोग्रेसिव टैक्स की अगर हम बात करें, मतलब ये एक एग्जाम्पल है कि 5%, अगर 5 लाख तक है, 10 लाख है तो 20%, 20 लाख है तो फिर 30%। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है आपका परसेंटेज ऑफ टैक्स भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यस ये ऐसा टैक्स है जो आपकी इक्विटी को प्रमोट करता है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करता है, ज्यादा रेवेन्यू सरकार के लिए जनरेट करके देता है, क्योंकि जिसकी जितनी ज्यादा एबिलिटी होगी वो उतना ज्यादा टैक्स जो है वो पे करेगा। क्लियर है? टैक्स वाला टॉपिक तो आपका कंप्लीट ही हो गया लगभग। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? 93। अ कैप्शन मीन्स, आपने जो 11th क्लास में ना स्टैट की पढ़ी होगी, तो स्टैट में टेबल का पूरा कंटेंट था, टेबल का पूरा वो था, और उसमें आपसे पूछा गया था ये स्टैब है, ये सब कंटेंट है। तो उसमें आपसे पूछा गया है कि कैप्शन का क्या मतलब होता है। देखो कैप्शन का मतलब आपकी टाइटल, आपकी हेडिंग, आपकी टाइटल ऑफ रो, या फिर आपका हेडिंग ऑफ सोर्स। तो देखो कैप्शन जो है डाटा रिप्रेजेंटेशन में मतलब होता है जो हमारे टेबल के टॉप पे हो, टॉप ऑफ द टेबल हो, तो टाइटल ऑफ द टेबल होगा। कैप्शन ये हमें ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देता है कि टेबल किसके बारे में है, रीडर अंडरस्टैंड करता है पूरे सब्जेक्ट मैटर को जब वो यहाँ से पढ़ लेता है। कि मान लो ये अनएम्प्लॉयमेंट पे, तो हमें पता चल जाएगा। अगर हम कॉलम हेडिंग की बात करें, कॉलम हेडिंग की बात करें तो इसको हम हेडिंग ही कहते हैं जनरली, ठीक है। रो टाइटल की बात करें तो इसे भी हम कैप्शन नहीं कहते, और हेडिंग ऑफ सोर्स की बात करें या सोर्स हेडिंग की बात करें तो ये तो आपका सोर्स हो गया, जो लास्ट में होता है टेबल के बिल्कुल लास्ट में, कि ये जो आपने पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ली है वो कहाँ से ली है। ओके सो ये टेबल वाला जो पॉइंट है स्टैट का भी, जो आप 11th क्लास की स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हो उसको भी एक बार पढ़ के जाना है। नाउ एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल टू। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, ऐसे कौन से गुड्स में होता है? मेरिट में, पब्लिक में, प्राइवेट में, या सभी गुड्स में? तो देखो प्राइवेट गुड्स की अगर हम बात करें तो प्राइवेट गुड्स तो आप एक्सक्लूड कर सकते हो, जो पैसे नहीं दे सकते वो ना खरीदे गुड्स, हटा देंगे उन्हें। जिनके बस की नहीं, मतलब बस की तो क्या, मतलब जो अफोर्ड नहीं कर सकते पेमेंट करना, मान लो ये एक पेन है और उसको आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो मत लो ना वो पेन, मत लो। तो इट एक्सक्लूजन प्रिंसिपल प्राइवेट गुड्स पे एप्लीकेबल है। पब्लिक गुड्स पे एप्लीकेबल है? पब्लिक गुड्स पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सरकार जो है वो नॉन एक्सक्लूजन और नॉन राइवल की बात करती है, कि ना ही तो आप किसी को एक्सक्लूड कर सकते हो और ना ही एक गुड्स के यूज करने से दूसरे के लिए उस चीज की कमी होगी। जैसे एग्जाम्पल अगर हम ले तो डिफेंस एग्जाम्पल है, आपकी स्ट्रीट लाइट है वो एक एग्जाम्पल है, कि अगर डिफेंस किसी एक पर्टिकुलर, अगर हमारी पूरी कंट्री में जैसे पाकिस्तान और इंडिया का वॉर हुआ था, तो उसमें ऐसा तो नहीं था ना कि इस एरिया को हम दे रहे हैं डिफेंस और इस एरिया को नहीं दे रहे, कंप्लीट सबको मिल रहा था। स्ट्रीट लाइट का एग्जांपल दे तो उसमें भी हम किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते, और ना ही वो राइवल है कि एक के यूज करने से दूसरे के लिए कम हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का सिंपल सा मतलब ये होता है कि क्या हम लोगों को एक्सक्लूड कर सकते हैं, जो लोग पे नहीं कर पा रहे उनको क्या हम हटा सकते हैं। सो पब्लिक गुड्स जैसे स्ट्रीट लाइटिंग हो गया, नेशनल डिफेंस हो गया, ये नॉन एक्सक्लूडेबल है और नॉन राइवल है, ठीक है।
सो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 95। विच टाइप ऑफ डिपॉजिट में सर्व एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज? मीडियम ऑफ एक्सचेंज कौन सा डिपॉजिट होगा? टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट ही फिक्स डिपॉजिट है एक तरीके से, ठीक है। और डिमांड डिपॉजिट का मतलब मांग, आपकी मांग जमाए, कि जब आपने मांग करी, जैसे आपका करंट अकाउंट है, जैसे आपका सेविंग अकाउंट है, जब आपको जरूरत है आप जाके बैंक अकाउंट से ले लो। टाइम डिपॉजिट तो होगा कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद मिलेगा। वही फिक्स डिपॉजिट है कि आपने अगर 2 साल की एफडी करवा रखी है, 2 साल बाद मिलेगी। हालांकि अगर आप बीच में इस एफडी को तोड़वाते भी हो, ले लेते हो पेमेंट, तो आपको इंटरेस्ट जो है वो बियर करना पड़ेगा, इंटरेस्ट फॉरगो करना पड़ेगा, ठीक है। सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, जैसे हम जनरली एक्सेप्ट करते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मनी की तरह। तो सबसे जो नियर है वो हमारे डिमांड डिपॉजिट है ना। चलो मान लो मैं मार्केट में ये पर्टिकुलर चीज लेने गई हूँ 100 रुपीज की, मेरे पास नहीं है, मैं एटीएम में जाऊंगी, पैसा निकालूंगी, मतलब अपने करंट अकाउंट से या अपने सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल के दे दूंगी। तो डिमांड डिपॉजिट मतलब जो हम जब चाहें तब उसको विड्रॉ कर सकते हैं एनी टाइम विदाउट एनी नोटिस। लेकिन टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट में एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम के बाद ही आप ले सकते हो। तो ये लिक्विड नहीं है, ये दोनों लिक्विड एसेट्स में काउंट नहीं होगी, बट डिमांड डिपॉजिट आपकी इजीली एक्सेसिबल है ट्रांजैक्शंस के लिए। तो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन आयुष? आयुष में कौन सी चीज सम्मिलित नहीं है? एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी या फिर यूनानी। तो आयुष की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। आयुष की फुल फॉर्म क्या है? आयुर्वेदा, आयुर्वेदा। और वाई का मतलब क्या है? योगा एंड नेचुरोपैथी, ठीक है। यू का मतलब क्या है? यूनानी। और एस का मतलब क्या है? सिद्धा, ठीक है। एच का मतलब क्या है? होम्योपैथी। तो एलोपैथी नहीं है, एलोपैथी जबकि आपकी जो इंग्लिश दवाइयां होती है, जैसे हम कहते हैं मॉडर्न वेस्टर्न मेडिसिन जो होती हैं, वो आती हैं एलोपैथी में, ना कि ये आयुर्वेदा आता है। सो अगर हम बात करें मेडिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग, तो एक रेगुलेटेड बॉडी है सेपरेटली, जिसे हम कहते हैं नेशनल मेडिकल कमीशन। उसके अकॉर्डिंग एलोपैथी जो है वो आपका आयुष का पार्ट नहीं है। ये जो एलोपैथी है वो आपका एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन के अंडर आता है, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इन क्लासिकल थ्योरी अ डिक्रीज इन मनी सप्लाई लीड्स टू। क्लासिकल थ्योरी के अंडर प्रतिष्ठ सिद्धांत में मुद्रा पूर्ति में कमी किस और प्रवृत्त करती है? क्लासिकल थ्योरी में मनी सप्लाई डिक्रीज होगा तो क्या मतलब है उसका? प्राइस लेवल कम होना, सेविंग कम होना, इन्वेस्टमेंट कम होना, या प्राइस लेवल का बढ़ना। तो देखो, अगर हम क्लासिकल थ्योरी की बात करें तो क्लासिकल थ्योरी क्या एज्यूम करता है? देयर इज ऑलवेज अ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या रहेगी? फुल एम्प्लॉयमेंट रहेगी। दूसरी चीज क्लासिकल ने क्या मानी है? मनी इज न्यूट्रल। ये ध्यान रखना, मनी जो है न्यूट्रल है। ये सिर्फ आपके, ये अभी नेट के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया है, थोड़ा मतलब डीप में आ गया था, बट बात ये यही कहना चाह रहा था, मनी न्यूट्रल है। मतलब ये सिर्फ किसको इफेक्ट करता है? प्राइस लेवल को इफेक्ट करेगा, आपके एम्प्लॉयमेंट को या आपके आउटपुट को ये कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ये इस चीज का ध्यान रखना। अगर आपकी मनी सप्लाई डिक्रीज होती है, सेम, हाँ ये सेम यही क्वेश्चन ही था, मनी सप्लाई अगर आपकी डिक्रीज होती है तो ये आपकी एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करेगा, जो आपका प्रोपोर्शनेट प्राइस लेवल को कम करेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज को अगर मनी आपकी रिड्यूस होती है तो। और ये किस चीज से एक्सप्लेन किया गया है? ये एक्सप्लेन किया गया है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, जो इरविंग फिशर ने दी थी सबसे पहले। क्या बोला गया था? mv इज इक्वल टू पी वाई, जिसमें क्या बोला गया था कि वेलोसिटी और आपकी जो पी वाई या पीटी, जो आपकी इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट है, ये आपकी क्या रहेगी? ये आपकी कांस्टेंट रहेगी। मनी के चेंज होने से आपके प्राइस लेवल में चेंज आएगा। अगर आपकी मनी डिक्रीज होती है, वेलोसिटी और वाई चेंज रहेगा, तो प्राइस लेवल भी क्या होगा? आपका डिक्रीज होगा, ठीक है। तो मनी सप्लाई अगर डिक्रीज होगी तो आपका प्राइस लेवल भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। ऑप्शन 1 जो है वो सही होगा, ठीक है। अगर आपकी मनी सप्लाई डिक्रीज होगी तो प्राइस भी डिक्रीज होगा, मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो प्राइस भी इंक्रीज होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। सो इरविंग फिशर ने दी थी क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्लासिकल्स की, इस चीज का भी जो है वो आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। मनी आपका न्यूट्रल है, सिर्फ प्राइस लेवल पे इफेक्ट करते हैं, इंप्लॉयमेंट और आउटपुट पे इफेक्ट नहीं करता, कांस्टेंट रहते हैं वो। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, natural rate of unemployment is the rate of unemployment at which NRU। natural rate of unemployment मतलब ऐसा कौन सा रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का?
ये सिंपल सी बात है, ये वो लेवल है अनएम्प्लॉयमेंट का जो इकोनॉमी में एग्जिस्ट करता है। फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट है जो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, ये साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। इसमें अगर हम कंसीडर करें तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट का फॉर्मूला क्या है। तो नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट किसके बराबर है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट प्लस स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फ्रिक्शन और स्ट्रक्चर, जब इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाए। ठीक है, स्ट्रक्चर मैंने बहुत बार बताया है कि जैसे हम पहले जो है मैनुअली वर्क करते थे, आज हम डिजिटल काम कर रहे हैं, तो पूरी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। फ्रिक्शन मतलब जब एक पर्सन ने यहाँ से जॉब छोड़ के दूसरी जॉब ली, तो ये तो नॉर्मली इकोनॉमी में चलता रहेगा ना। तो वो रेट है अनएम्प्लॉयमेंट का जो नेचुरल है, जो रहेगा ही रहेगा। फुल एम्प्लॉयमेंट में भी वो चीज रहेगी, लोग जॉब भी चेंज करेंगे, इकोनॉमी में स्ट्रक्चर भी चेंज होगा। तो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ये होता है। ठीक है, इससे इन्फ्लेशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, इन्फ्लेशन में कोई भी बदलाव नहीं आता है। इन्फ्लेशन हमारा क्या रहता है? स्टेबल रहता है। वो अनएम्प्लॉयमेंट है जिसपे हमारा जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे भी एग्जिस्ट करता है। तो इससे हमारा इन्फ्लेशन पे कोई बात नहीं करेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम इन्फ्लेशन की और अगर नायरो की बात करें, NAIRU, और इन्फ्लेशन के रिलेशन को देखें, ठीक है, ये तो आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट था, NRU। लेकिन अगर हम नायरो की बात करें तो नायरो क्या है? नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नॉन एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। न्यूट्रल या नायरो अनएम्प्लॉयमेंट, जहां पे आपका इन्फ्लेशन जो है, यही कहता है इन्फ्लेशन आपका क्या रहेगा? एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट जहां पे आपका इन्फ्लेशन सेम रहेगा, स्टेबल रहेगा, कोई प्रेशर नहीं है प्राइस पे इंक्रीज डिक्रीज होने का। अगर अनएम्प्लॉयमेंट आपका नेचुरल रेट से भी कम चला जाए, अनएम्प्लॉयमेंट आपका एक नेचुरल रेट से भी कम चला जाए, तो इन्फ्लेशन फिर क्या करेगा? राइज करेगा। ठीक है, इनवर्स रिलेशन। अगर आपका अनएम्प्लॉयमेंट नेचुरल रेट से ज्यादा हो तो इन्फ्लेशन क्या करेगा? फॉल करेगा। तो इनवर्स रिलेशन है इसके बीच में, ये ध्यान रखेंगे। बट ये क्वेश्चन नायरू का मैंने तो आपको एडिशनली बता दिया, बट ये क्वेश्चन नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे था कि वो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जहां पे आपका इन्फ्लेशन क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। ठीक है, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? हर एक क्वेश्चन को पहले पढ़ना और फिर बाद में उसका आप आंसर देंगे। नहीं समझ में आएगा तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे। Which of the following is not a conventional source of energy? और नहीं समझ में आएगा तो ही एक्सप्लेनेशन मत देखना, क्योंकि मैं चीजें जो है वो ऐड ऑन करती हूँ तो आपका फायदा रहेगा। आपको लगेगा कि मुझे आता है, लेकिन उसके साथ साथ जो मैं चीजें आपको बता रही हूँ वो चीज आपको समझ में नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं है कि सुन सब लेना, बट क्वेश्चन को पहले खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कन्वेंशनल? कन्वेंशनल मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पुराना, जो पुराने टाइम से चलता हुआ आ रहा है। कोल चलता हुआ आ रहा है, पेट्रोल चलता हुआ आ रहा है, नेचुरल गैस चलता हुआ आ रहा है। अभी तो हम सोलर एनर्जी की बात करना, अभी तो हमने स्टार्ट किया है रिसेंटली। तो फॉसिल फ्यूल्स जो हमारे डेकेड्स से, सालों से चलते हुए आ रहे हैं, कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो फॉसिल फ्यूल्स जो सालों से चलते हुए आ रहे हैं वो कन्वेंशनल है, प्रिमिटिव है, कोयल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। सोलर एनर्जी क्या है? सोलर एनर्जी आपकी नॉन कन्वेंशनल है, मतलब ये आपकी रिन्यूएबल है, ये ध्यान रखेंगे। और कन्वेंशनल क्या होती है आपकी? कन्वेंशनल आपकी नॉन रिन्यूएबल, आप दोबारा इसको रिन्यू करके यूज नहीं कर सकते, एक बार खत्म तो खत्म। सोलर को कर सकते हो, विंड को कर सकते हो, तो ये सस्टेनेबल है, क्लीन है, सबसे बड़ी बात है ये फ्रीली अवेलेबल है। नेचर में ये चीज क्या है? फ्रीली अवेलेबल है। अभी रिसेंटली जो है ये पॉपुलर होना स्टार्ट हुई है। ठीक है, नाउ ऑप्शन 2 हमारा क्या है? इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन गिवन बाय। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन किसने दिया था? लास्ट क्लास में भी ये क्वेश्चन था। उबोक का मनोवैज्ञानिक नियम किसने दिया था? उस वक्त जो है इसकी डेफिनेशन गिवन थी शायद, और फिर कुजनेट्स वगैरह, हाँ इसकी डेफिनेशन गिवन थी, तो मैंने आपको बता दिया था उसी वक्त की ये लॉ जो है वो किसने दिया था? साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन जो है JM केस ने दिया था अपनी बुक जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किसने दी थी? केन्स ने दी थी। एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी किसने दी थी? केन्स ने दी थी। कब दी थी? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, 1936 में दी थी। तो ये क्या कहते हैं कि जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होती है, कंजम्पशन भी हमारी इंक्रीज होगी, लेकिन जितनी इनकम इंक्रीज हुई है ना उस लेवल पे हमारी कंजम्पशन इंक्रीज नहीं होती। अगर इनकम हमारी 100 के प्रोपोर्शन में इंक्रीज हुई है तो हमारी कंजम्पशन 100 में नहीं, चाहे बेशक से 80 के प्रोपोर्शन में इंक्रीज हो, क्योंकि हम पैसा क्या करते हैं, स्टार्टिंग में तो हम जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, तो वो हमारी होती है ऑटोनॉमस कंजम्पशन। इस वक्त हमारी सेविंग्स क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे मेरा पैसा जो है वो मैं कुछ कंजम्पशन पे लगाऊंगा और कुछ जो है वो सेविंग करूंगा।
उस टाइम पे। तो ये क्या इंप्लॉय करता है कि इस टाइम पे आपकी जो MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है, वो क्या होता है, लेस देन 1 होता है पीपल, क्योंकि अपनी इनकम का कुछ पार्ट जो है वो अब सेव करने लग गए हैं। ओके, सो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन गिवन बाय J.M. Keynes, और बाकी ये सारी चीजें भी आप ध्यान रखेंगे। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेशनल इनकम का शायद क्वेश्चन होगा इसके बाद। हाँ, नेशनल इनकम का ये जो क्वेश्चन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनकम वाला टॉपिक छोड़ के नहीं जाना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज इनकरेक्ट, कौन सा रिलेशन आपका इनकरेक्ट है। तो देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझा देती हूँ। अगर कोई भी चीज ग्रोस में है, ग्रोस से आपको उसको नेट पे जाना है, तो आप डेप्रिसिएशन क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आप नेट पे आ जाओगे। और अपोजिट वही मान लो कि अगर नेट पे हो और ग्रोस पे जाना है, तो क्या करोगे, डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे। ओके, नाउ अगर आप डोमेस्टिक पे हो, डोमेस्टिक इनकम आपकी गिवन है और आपको नेशनल इनकम पे जाना है, तो नेशनल पूरे नेशन की इनकम, तो आप क्या ऐड करोगे, NFI, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, मतलब फ्रॉम में से 2 को माइनस करके। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रोड, तो आपकी आ जाएगी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, तो आपकी आ जाएगी नेशनल इनकम। ठीक है, और वही जस्ट अपोजिट कर देना, अगर नेशनल दे रखा है और डोमेस्टिक पे जाना है तो माइनस है, NFI हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपको दे रखी हो फैक्टर कॉस्ट और आपको जाना है मार्केट प्राइस पे, तो मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए आप क्या करोगे, मार्केट में ना, जैसे सिंपल सी बात मान लो कि मान लो ये 100 रुपए की आप चीज खरीद के लाए, ₹100 उसके पीछे लिखा हुआ है और ब्रैकेट में क्या लिखा होता है, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब मार्केट में हर टैक्स ऑलरेडी इंक्लूड होता है मार्केट के प्राइस में। तो फैक्टर से मार्केट, और फैक्टर का मतलब क्या है, इसमें से फैक्टर प्राइस इंक्लूड है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर इंक्लूड है। तो फैक्टर में से आपको मार्केट में जाना है, तो आप क्या ऐड करोगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करोगे। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करके आपका क्या आ जाता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे इनकरेक्ट पूछा है। देखो ग्रोस है, ग्रोस GDP MP, GDP FC, तो मार्केट से आपको फैक्टर में जाना है ना, तो फैक्टर में जाना है तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, माइनस। फैक्टर में तो सिर्फ लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेनर आता है। एंटरप्रेनर मतलब रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, ये आता है ना। मार्केट में आपके टैक्स आते हैं, तो मार्केट पे आना है ना, तो फैक्टर में आप, हाँ सही है ना, मार्केट पे आना है तो आप क्या करोगे, फैक्टर में टैक्स जो है वो ऐड कर दोगे, सही स्टेटमेंट है, सॉरी। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए क्या करोगे, NFI ऐड करोगे, सही है। ग्रोस नेट से आपको किस पे आना है, ग्रोस पे आना है, तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा। फैक्टर से मार्केट में आना है, बाकी सब चीजें तो सेम है ना। देखो ऐसे क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, जैसे सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पे आपको दे रखा है नेट, आपको पहुंचना किस पे है, ग्रोस पे। सो नेट से ग्रोस पे पहुंचने के लिए डेप्रिसिएशन ऐड करते हैं, सही है। उसके बाद यहाँ नेशनल है, यहाँ नेशनल है, तो नेशनल मतलब NFI में तो कोई चेंज नहीं करना। यहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब दोनों साइड प्रोडक्ट है, कोई चेंज नहीं करना। यहाँ पे क्या है, फैक्टर कॉस्ट, और यहाँ क्या है, मार्केट। तो फैक्टर से मार्केट पे जाने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करना होगा, ये भी सही है। अब इधर देखो, ग्रोस से नेट पे आना है, ग्रोस से नेट पे आने के लिए डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, माइनस करते हैं, प्लस नहीं करते हैं। उसके बाद मार्केट से मार्केट प्राइस में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो क्या करेंगे, प्लस NFI ऐड करेंगे, तो प्लस NFI ये तो सही कर रखा है, प्लस ये डेप्रिसिएशन जो है वो गलत दे रखा है, तो ये ऑप्शन आपका क्या है, बिल्कुल गलत है। इनकरेक्ट ही पूछा है तो इनकरेक्ट बताना है। बहुत ध्यान से करना, क्वेश्चन में गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आसान क्वेश्चन गलत कराओगे तो कट ऑफ ऑलरेडी जो है, कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और एचटेट में तो 90, अगर आपके 90 से ज्यादा है तो आप पास हो, सिंपल सी बात है, आसान है ये चीज। हो ऐसा तो है नहीं कि आपको कट ऑफ का वेट करना पड़ेगा, नहीं। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यस 102, करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला टॉपिक जो है ये भी छोड़ के मत जाना। बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 पार्ट हैं, ऑलरेडी फर्स्ट या सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया है, करंट अकाउंट और क्या आपका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट जिसमें सारी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होती हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो किसमें आएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स आपके विजिबल ट्रेड में आएगा, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आपका इनविजिबल ट्रेड में आएगा। और तीसरा पार्ट क्या है, तीसरा पार्ट है आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर का, मतलब वन साइडेड जो आपकी ट्रांसफर है, वन वे ट्रांसफर जो है, जैसे NRI, गिफ्ट, ग्रांट्स, ये सब चीजें। तो करंट अकाउंट का कौन सा पार्ट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल, तीनों ही जो है वो आपके ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। एक सेकंड मुझे ये, हाँ ये चीज बतानी थी। देखो करंट अकाउंट ऑफ BOP इंक्लूड करता है सारी डे टू डे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन वन कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स का, जिसे हम मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस भी कहते हैं, मतलब अगर आपको एग्जांपल देके बता दिया जाए तो भी आप बता देना। ये दिख रहे हैं ना, ये गुड्स आपके टेंजिबल है ना, तो ये टेंजिबल गुड्स
किसका पार्ट है? करंट अकाउंट का। फिर हो जाते हैं आपके इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब आपकी सर्विसेज, कंसल्टेशन की सर्विसेज, टूरिज्म की, सॉफ्टवेयर सर्विसेज। यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब आपकी वन वे ट्रांसफर, वन साइडेड, उसके बदले में कुछ नहीं मिला है, इसके बदले में आपको सर्विस मिली, इसके बदले में गुड्स मिला, पैसा दिया लिया तो। लेकिन यहाँ पे आपको वन वे है, जैसे रेमिटेंस दे दिया, कहीं बाढ़ आ गई, फ्लड आ गया, या गिफ्ट है, ग्रांट है, तो ये सारी चीजें। रेमिटेंस जो हमें एनआरआई से मिला है। अच्छा ये बताओगे कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहां से इंडिया को सबसे ज्यादा रेमिटेंस आता है? एनआरआई से। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बता देना, बता सकते हो। नहीं बताना तो नहीं बता पाओ तो मुझे कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी। ठीक है, जितने भी 3 कंपोनेंट हैं करंट अकाउंट के, वो ये सारे कंपोनेंट है, तो ऑप्शन 4 आपका क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट 102 क्वेश्चन। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जीएसटी लॉ कब केम इनटू इफेक्ट? जीएसटी लॉ कब आया था आपका? कानून कब आया था? तो जीएसटी कानून आपका आया था 1 जुलाई 2017 को आया था। इसने रिप्लेस किया था आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस को। सब इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस करके एक टैक्स आ गया था, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी टैक्स को हम और क्या कहते हैं? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। अगर आपसे कोई पूछ ले क्या है, तो वो आपका जीएसटी ही है, डेस्टिनेशन बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव। ठीक है, जो किस पे लगता है? ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय ग्राफिक मेथड? ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, शायद ये उड़ीसा के पीजीटी में आया था या फिर बीपीएससी के में आया था, किसी में तो आया था, ये आया था कि कौन से आप मेथड में आप ग्राफ जो है उसका यूज नहीं कर सकते, मीन में, मीडियन में, मोड में या फिर क्वार्टाइल में। तो देखो आप जो है मीन में कर सकते हो या नहीं कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय ग्राफिक मेथड? मीन, मीडियन, मोड या फिर क्वार्टाइल। देखो आपने ये ग्राफ बनाया, मोड में तो ये हो गया कि जो सबसे हाईएस्ट है आप ग्राफ से पहचान सकते हो, लेकिन मीन में आप लेते हो एवरेज, वो भी सभी वैल्यू का। तो मीन के क्वेश्चंस में आप जो है आप ग्राफ नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे पॉइंट्स का डाटा, सारी वैल्यूज का सम करोगे और फिर डिवाइड करोगे उस नंबर से, तो आप डायरेक्टली ग्राफ से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जबकि मीडियन में कर सकते हो, ये डिटरमाइन हो सकता है ग्राफिकली। ठीक है, आपने CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली और फिर पीक पॉइंट ले लिया फ्रीक्वेंसी का, उन सबको ऐसे ऐड किया तो आपको पता चल गया कि ये आपका मीडियन है। मोड में भी आप ग्राफ से बता सकते हो जो हाईएस्ट पीक पे होगा। क्वार्टाइल में भी आप ग्राफिकली ओगिव कर्व देके जो है वो बता सकते हो, बट मीन के केस में आप नहीं बता सकते। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन 104, एक सेकेंड, 105 का है, हाँ ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट्स? दो तरीके की रिसिप्ट है, एक होती है आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट्स, एक होती है आपकी कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, सो डिफरेंस क्या है रिवेन्यू रिसिप्ट में और कैपिटल रिसिप्ट में? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। रिवेन्यू रिसिप्ट मतलब आपकी जो रेगुलर मतलब जो रेगुलर आपको मिल रही है डेली बेसिस, मतलब डेली ट्रांजेक्शन है इसकी, तो वो आपकी किसका पार्ट बन गई? रिवेन्यू रिसिप्ट्स का पार्ट बन गई। मतलब जो रिकरिंग नेचर की है, नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से मिल रही है। और कैपिटल जो होते हैं वो आपके नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं, कभी कभार वाली बात होती है, तो वो कैपिटल का पार्ट बन गए, जो हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को चेंज कर सकते हैं। तो रिवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब ना ही ये हमारी लायबिलिटी को क्रिएट करती, मतलब रिसिप्ट भी हुई और मुझे उससे लायबिलिटी भी क्रिएट नहीं हुई, तो वो, और ना ही आपकी कोई एसेट जो है वो रिड्यूस होती। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे बोरोइंग है, बोरोइंग करी सरकार ने और बोरोइंग से क्या आ गया? पैसा तो आ गया, तो ये रिसिप्ट की कैटेगरी में तो आ गया। लेकिन ये बोरोइंग करने से मेरी लायबिलिटी जो है वो जनरेट हो गई, और लायबिलिटी जनरेट हो गई तो ये किसका पार्ट बन जाएगा? ये कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट बनेगा, फिर रिवेन्यू का नहीं पार्ट बनेगा। दूसरा एग्जांपल लूं अगर मैं, डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट करी मतलब सरकार ने अपनी जो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वो सेल कर दी प्राइवेट को, तो बेचने से पैसा तो आ गया, तो रिसिप्ट तो आ गई, लेकिन इससे मेरी एसेट्स क्या हो गई? सरकार की एसेट्स क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। तो एसेट्स रिड्यूस हो गई ना, तो वो किसका पार्ट बन गई? फिर कैपिटल रिसिप्ट्स का। वो आपकी किसका पार्ट बन गई? फिर कैपिटल रिसिप्ट्स का पार्ट बन गई। क्योंकि रिवेन्यू रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स है ना ही जो लायबिलिटी क्रिएट करती है, ना ही एसेट्स को रिड्यूस करती है। जैसे गवर्नमेंट ने गुड्स एंड सर्विसेज सेल किए, फीस चार्ज की, इंटरेस्ट है, रेंट है, डिविडेंड है, ये सब किसका पार्ट है? ये सब कैपिटल रिसिप्ट्स का, सॉरी रिवेन्यू रिसिप्ट्स का पार्ट है। लोन मिला है, लेकिन लोन लिया है तो इससे मेरी क्या हो गई? इससे मेरी लायबिलिटी क्रिएट हो गई, तो ये किसका पार्ट है? ये कैपिटल रिसिप्ट का पार्ट है, ये रिवेन्यू रिसिप्ट का पार्ट नहीं है। ओके,
नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट इंक्लूड। रूरल गरीब जो गरीब गांव के लोग हैं वो कहाँ से जो है वो क्रेडिट लेते हैं, उधार लेंगे, उनका क्या सोर्स है? कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, कमर्शियल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं। ये सारे ऑप्शन सही है, सब जगह से ले लेते हैं। ये सारे इंस्टीट्यूशनल सोर्स तो हैं ही, कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी हैं, कमर्शियल बैंक्स भी हैं, आरआरबीज भी हैं। आरआरबीज कब एस्टेब्लिश हुए थे? शायद ये मैं 10 बार तो बता चुकी हूँ, वो आप बताएंगे कि कब एस्टेब्लिश हुए थे, और पूछ भी चुकी हूँ मैं बहुत बार, आप भी तंग आ गए होंगे। टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड व्हेन। लास्ट क्लास में ही आपको बताया था कि टाइम रिवर्सल टेस्ट कब सेटिस्फाई होगा, जब बेस ईयर करंट ईयर दोनों को इंक्लूड करेगा। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड व्हेन बेस करंट इनटू करंट बेस 0 के बराबर हो। ठीक है, तो फिशर्स आइडियल इंडेक्स है, जो मैं लास्ट क्लास में भी जो उसका आंसर था वो फिशर्स था। और फिशर्स कैसे? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर्स एंड पास्टियर्स, लेस्पियर एंड पास्टियर्स को मल्टीप्लाई करके, है ना। फिशर आइडियल इंडेक्स है जो सेटिस्फाई करता है टाइम रिवर्सल को। और ये टेस्ट क्या रिक्वायर करता है कि इंडेक्स नंबर का जो आपका फॉर्मूला है जो हम यूज करते हैं इंडेक्स पीरियड को मेजर करने के लिए, फ्रॉम पीरियड 0 टू पीरियड 1, देन फ्रॉम 1 टू 0, एंड रिजल्ट क्या आना चाहिए, इनका प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? प्रोडक्ट आना चाहिए इसका 1। तो पहले 0 से 1, फिर 1 से 0, और इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? वो 1 आना चाहिए। मतलब टाइम रिवर्स कर दिया ना, पहले हम बेस से करंट पे गए, फिर करंट से आप किस पे गए? बेस पे गए, और उसका क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन आपका क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये है 0 1 1 0 के बराबर हो, और फॉर्मूला हमने लास्ट क्लास में किया ही था। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन द क्लास इंटरवल शुड बी एक्सक्लूसिव, अनइक्वल या इक्वल, क्या होनी चाहिए? क्वेश्चन क्या है आपका? समांतर माध्य की गणना के लिए वर्गांतर होना चाहिए। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन द क्लास इंटरवल शुड बी एक्सक्लूसिव, अनइक्वल, इक्वल, क्या आंसर होगा? यस तो देखो, अगर हमें अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करनी है तो हम इक्वल क्लास इंटरवल को जनरली जो है वो प्रेफर करते हैं। दो अगर आपकी अनइक्वल क्लास इंटरवल है तो वो भी यूज की जा सकती है अगर आपको बेटर रिप्रेजेंट करना है। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल जो है वो कॉमनली यूज की जाती है किसके लिए? कि आपकी कोई एम्बिग्यूटी आ गई, एम्बिग्यूटी मतलब एम्बिग्यूटी क्या कहते हैं? नॉट क्लियर, हाँ, जो चीज क्लियर नहीं है। तो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल कॉमनली तब यूज की जाती है जब आप इस अनक्लियर चीज को अवॉइड करना चाहते हो। तो अगर हम इक्वल क्लास इंटरवल की बात करें तो अगर हमारी क्लास इंटरवल इक्वल है, इक्वल विड्थ है, तो ये इंश्योर करता है कि हर एक इंटरवल ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया है, तो ओवरऑल मीन की कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी, जिससे आपको मोर एक्यूरेट जो है वो रिजल्ट्स मिलेंगे। अनइक्वल क्लास इंटरवल की अगर हम बात करें तो ये यूज होता है जब डाटा डिस्ट्रीब्यूशन आपका यूनिफॉर्म नहीं है, तो हमें वाइडर इंटरवल्स चाहिए इन चीजों, इस रेंज को कैप्चर करने के लिए, क्योंकि रेंज जो है वो क्या है? वो अनइक्वल है। हाउएवर हम अनइक्वल इंटरवल जो है वो यूज कर सकते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है कंसीडर करने के लिए मीन की कैलकुलेशन के लिए, पोटेंशियली अनइक्वल। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल की बात करें तो एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल का मतलब क्या है? 10 से 20, 20 से 30, तो मतलब एक वैल्यू जो है वो फॉल कर रही है अपर लिमिट ऑफ अ क्लास, और नेक्स्ट की लोअर लिमिट में भी क्या हो रही है? वो इंक्लूड कर रहा है। तो इसे जो हमारी एम्बिग्यूटी है ये उसको अवॉइड करता है, सिंप्लीफाई करता है कैलकुलेशन को। तो मेरे हिसाब से तो फिर तीनों ही आंसर आपके, ऑल थ्री जो है वो क्या है? आपके पॉसिबल आंसर्स हैं। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 आपका क्या कहता है? Which of the following statement is incorrect regarding money supply? मनी सप्लाई के रिजल्ट में, संदर्भ में कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही नहीं है? तो मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सही बात है। सप्लाई ऑफ मनी डज नॉट हैव एनी टाइम डायमेंशन, मतलब स्टॉक कॉन्सेप्ट है तो टाइम डायमेंशन नहीं होगा। मतलब हम किस पे मेजर करते हैं? पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है वो इसको मेजर करते हैं। M3 मोस्ट वाइडली यूज्ड मेजर ऑफ मनी सप्लाई है, सही है। M4 बीइंग द मोस्ट लिक्विड, ओहो ये क्या कह दिया? M1 इज द मोस्ट लिक्विड। M1 हमारा सबसे ज्यादा मोस्ट लिक्विड है, मतलब इजिली कन्वर्टेबल इनटू कैश, क्योंकि हम इसमें क्या इंक्लूड करते हैं? करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स। तो करेंसी से ज्यादा लिक्विड क्या होगा? M4 में तो आपका टाइम डिपॉजिट भी आ गया, मनी डिपॉजिट भी आ गया, और ये कहते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स भी आ गए। तो M4 आपका मोस्ट लिक्विड नहीं है, ये तो लीस्ट लिक्विड है। M1 M2, M1 सबसे ज्यादा, फिर M2, फिर M3, फिर M4। फिर अगर आपसे M1 M2 और M3 M4 में पूछा जाएगा तो ज्यादा लिक्विड आपका M1 M2 है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? विचलन गुणांक का मान 100% से बड़ा होता है जब द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एक्सीड 100% व्हेन, कब आपकी 100% से ज्यादा एक्सीड करेगी। देखो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 100% से जब एक्सीड करती है, ज्यादा होती है, जब आपका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है डाटा सेट का वो आपके मीन से बड़ा हो। स्टैंडर्ड डेविएशन जब आपके मीन से बड़ा हो तो आपका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी 100% से जो है वो ज्यादा होगा। मतलब अगर आप इसका मतलब सिंपल सा मतलब क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब कितना डेविएट कर रहा है डाटा, मतलब एवरेज डिस्टेंस क्या है डाटा पॉइंट की मीन से, एक्चुअल मीन से कितना दूर है जो है वो डाटा लाई करता है। तो सीवी आपका कितना होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आपका 100% से ज्यादा होगा उस वक्त। ठीक है, और कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? इसका फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। ओके, ध्यान रखना ये फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में ही पूछा था, इसी में इसका आंसर है। एचडीआई में इंडिया की रैंकिंग क्या है, ये बता देना, आसान सा क्वेश्चन है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे, इंडियाज पोजीशन इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन 2019। ये करने की जरूरत नहीं है, आपका जो इंडियन इकोनॉमी की मैंने सीरीज जो है वो अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, उस इंडियन इकोनॉमी की सीरीज को देख लेना। इकोनॉमिक सर्वे और बजट, ये दो चीजें बिल्कुल मत करके मत जाना अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, और नहीं करना तो छोड़ देना। अगर करना है तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट ये दोनों रिसेंट वाला जो है वो पढ़ के जाना। और मैंने इंडियन इकोनॉमी की ही प्लेलिस्ट में जो है वो रैंकिंग वाली क्लास भी ले रखी है। मैं हालांकि अलग से मेंशन नहीं करती, मैंने साफ साफ मेंशन कर दिया इंडियन इकोनॉमी की क्लास है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो सारी क्लास देखो, सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्पेसिफिकली क्या होता है? स्पेसिफिकली कुछ नहीं होता है, सारी इंडियन इकोनॉमी का सारा डाटा जो है वो इंपॉर्टेंट है, और याद ऐसे ही करवाया कि तुम्हें याद हो जाए, ऐसे ही याद। मैंने फैक्ट्स बेस्ड सीरीज और इंडियन इकोनॉमी की सीरीज भी ऐसे ही करवाई है। तो इकोनॉमिक सर्वे और अपना जो बजट है वो पढ़ के जाओगे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो आपकी गलत है? परफेक्ट कोरिलेशन आपका +-1 होता है। कोरिलेशन कोफिशिएंट, कोरिलेशन रिग्रेशन की क्लास ले रखी है, वो क्लास देख लेना। हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आ सकता है, तो भाई ये टॉपिक आ गया ना, कोरिलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, कर लो इसकी क्लास, करनी पड़ेगी इस चीज की क्लास। तो देखो परफेक्ट कोरिलेशन आपका +-1, बिल्कुल सही बात है। परफेक्ट कोरिलेशन या तो आपका परफेक्ट पॉजिटिव होगा या फिर परफेक्ट नेगेटिव होगा, सही स्टेटमेंट है। वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ डेविएशन, तो वेरिएंस आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है? स्क्वायर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। आर इज सिग्निफिकेंट इफ लेस देन 6 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर, नहीं, आर आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। आर आपका सिग्निफिकेंट तब होगा अगर ये ग्रेटर देन होगा, इफ इट इज ग्रेटर देन, ना कि लेस देन 6 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर के। ठीक है, अगर आपका आर जो है वो ग्रेटर देन है तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। मीन डेविएशन इज 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मीन डेविएशन 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, ये ऑप्शन भी आपका सही है। रिलेशन बिटवीन मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल डेविएशन, ये इंपॉर्टेंट है। देखो मीन डेविएशन अराउंड, मीन डेविएशन आपका अराउंड जो है वो 4/5 होता है किसके? स्टैंडर्ड डेविएशन के। और क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो रफली 2/3 होता है किसके? स्टैंडर्ड डेविएशन के। ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो 2-3 बार जो है वो आ चुका है, इस चीज का ध्यान रखना। क्वार्टाइल डेविएशन 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, ये दोनों क्वेश्चन जो है वो आ चुके हैं, तो इस चीज का आप जो है वो ध्यान रखेंगे। क्लियर है? नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Yes, 114. The standard deviation of a set of 50 item is 6.5. If value of each item is increased by 5, then standard deviation will be. देखो स्टैंडर्ड डेविएशन 50 आइटम का कितना है? 6.5 है। अगर हर एक आइटम को आपने 5 यूनिट से इंक्रीज किया
तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई भी एक कांस्टेंट हर एक ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा सेट में, तो ये आपके स्टैंडर्ड डेविएशन को चेंज नहीं करेगा। सिर्फ आपका मल्टीप्लिकेशन और आपका जो डिवीजन है, मतलब स्केल से इफेक्ट पड़ता है, ओरिजिन से इफेक्ट नहीं पड़ता स्टैंडर्ड डेविएशन पे। तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन भी कितना होगा? 6.5। क्लियर है? सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज अफेक्टेड बाय ओरिजिन और स्केल। अगर आपका इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिपेंडेंट ऑन स्केल, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन और डिपेंडेंट ऑन स्केल। क्लियर है? मतलब अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अगर यहाँ पे दे दे तो आप जो वैल्यू होगी उसमें उतना ही मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देना, आपका वही आंसर होगा। अगर आपका प्लस माइनस की बात करें तो कुछ जरूरत नहीं है, जो दे रखा है वही आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 115। इफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड, तो मीन आपका क्या होगा? अगर आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्क्यूड है तो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। ये ध्यान रखेंगे। पॉजिटिवली स्क्यूड में, और नेगेटिवली में क्या हो जाएगा? मोड ग्रेटर हो जाएगा मीडियन से, और फिर मीन सबसे लास्ट में चला जाएगा। मीन हो जाएगा, फिर लेस देन मीडियन हो जाएगा, और फिर लेस देन क्या हो जाएगा आपका? मोड z। और अगर पॉजिटिवली स्क्यूड है तो मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। तो इस क्वेश्चन में हम क्या कहेंगे? मीन इज ग्रेटर देन मोड होगा। मीन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन इज ग्रेटर देन मोड। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 116। मेजर ऑफ डिस्पर्जन विच इज अफेक्टेड मोस्ट बाय द एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। कौन सा मेजर ऑफ डिस्पर्जन है? रेंज है, क्वार्टाइल डेविएशन है, मीन डेविएशन है, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो सबसे ज्यादा एक्सट्रीम वैल्यू से जो है वो इफेक्ट होता है। तो रेंज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट वैल्यू, है ना। और ये डिपेंड किस पे ही करता है? बस एक्सट्रीम वैल्यूज पे ही तो डिपेंड करता है ये कि हाईएस्ट क्या है और लोवेस्ट क्या है, और ये दोनों क्या होती है? एक्सट्रीम वैल्यू। तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कौन होता है? रेंज होता है। जबकि हम क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करें तो ये मोर और लेस जो है सेंसिटिव होते हैं किससे? आउटलायर्स से। हालांकि स्टैंडर्ड डेविएशन तो आपका फिर भी मॉडरेटली इफेक्ट करेगा, लेकिन बाकी ये रेंज से जो है वो कम इफेक्टेड होते हैं। ओके, सो ऑप्शन 1 आपका क्या है? बिल्कुल सही है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द रेलिवेंट एज ग्रुप फॉर कंप्यूटेशन ऑफ चाइल्ड सेक्स रेशियो। चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारा कितने से कितने एज ग्रुप के बीच में होता है? 0 to 1, 0 to 4, 0 to 6, 0 to 7। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये डिफाइन किया जाता है, मतलब क्या होता है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए, नंबर ऑफ गर्ल्स पर 1000 बॉयज इन द एज ग्रुप ऑफ द ईयर 0 to 6। ऑप्शन थर्ड आपका सही आंसर है। और ये जो है स्टैंडर्ड जो है यूज किया जाता है किसके द्वारा? सेंसस ऑफ इंडिया से। ओके, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following deficit indicate how much government borrowing is going to meet expenses other than interest payment? इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा। तो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इंटरेस्ट पेमेंट के अलावा आपकी बोरोइंग। फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही क्या होता है? बोरोइंग। रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रिवेन्यू रिसिप्ट्स। बजट डेफिसिट मतलब बजट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन बजट रिसिप्ट्स। तो क्या पूछा है कि गवर्नमेंट की बोरोइंग के अलावा अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट कौन सा डेफिसिट इंडिकेट करेगा? प्राइमरी डेफिसिट। डायरेक्ट फॉर्मूला ना पूछ के आपको एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे दिया तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि आंसर क्या होगा। फिस्कल डेफिसिट का मतलब तो सिर्फ बोरोइंग है ना आपकी, जो सरकार ने इस साल की है। इंटरेस्ट पेमेंट जो तो पहले के लोन ले रखे हैं उसकी इंटरेस्ट पेमेंट जो करेंगे, तो वही पूछा गया है कि गवर्नमेंट की बोरोइंग इज गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट, कौन सा डेफिसिट वो इंक्लूड करेगा? तो वो क्या होगा आपका? प्राइमरी डेफिसिट। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स इन इंडिया? इंडिया में 3 सेक्टर हमें पता है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, जिसे हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होती है प्राइमरी सेक्टर में, सबसे कम जीडीपी होता है प्राइमरी सेक्टर में। सबसे कम एम्प्लॉयमेंट सर्विस सेक्टर में है और सबसे ज्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूट कौन करता है? सर्विस सेक्टर करता है। तो कौन सा मेन सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का? प्राइमरी सेक्टर जो है वो आपका मेन सोर्स है। एग्रीकल्चर और एलिड एक्टिविटीज, यही सबसे ज्यादा पोर्शन ऑफ लेबर फोर्स को जो है वो एम्प्लॉय करते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम रूरल एरियाज की बात करें, और इनका कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में क्या होता है? सबसे कम होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ कोवेरियांस x एंड y लेस देन 0 है तो रिलेशन क्या होगा दो वेरिएबल्स में? पॉजिटिव, नेगेटिव, परफेक्ट पॉजिटिव। यदि सह विचरण
हमारा x और y लेस देन है 0 से, तब दोनों चरों के मध्य संबंध क्या होंगे? अगर आपका कोवेरियंस ग्रेटर देन है 0 से तो वो आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लेस देन है 0 से तो नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है, और इक्वल टू 0 है तो आपका कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। तो यहाँ पे लेस देन 0 है तो आपका क्या है? नेगेटिव रिलेशनशिप है दो वेरिएबल में। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत है। एमपीपी टीपीपी में होने वाली वृद्धियां है। एमपीपी क्या है? एडिशन है। टीपीपी में क्या एडिशन हो रहा है? बिल्कुल सही बात है। मार्जिनल का मतलब ही क्या होता है? आपका एडिशन। टीपीपी इज द सम ऑफ एमपीपी, बिल्कुल सही बात है। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? आपके एमपी को प्लस कर दो, आपका टोटल प्रोडक्ट है, ये भी सही है। टीपीपी इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ एवरेज इनटू एम्प्लॉयमेंट। तो हम टीपीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट इनटू आपका लेबर, ये भी बिल्कुल सही है। एमपीपी इज द रेशियो ऑफ टीपीपी टू द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नहीं, टीपीपी को अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लेवल से डिवाइड करोगे तो आपका एपीपी आएगा, एमपीपी नहीं आएगा। एमपीपी तो आपका होता है टीपीपी एन माइनस टीपीपी एन माइनस 1। जैसे मान लो कि पहला आपका 100 टोटल प्रोडक्शन है, फिर आपकी हो गई 120 प्रोडक्शन, फिर हो गई 140, तो एडिशन कितना हुआ? 20। तो आपने नीचे वाली टर्म में से ऊपर वाली टर्म को माइनस किया है, तब आपकी टर्म आई है, तो ये आपके एडिशन को शो करता है। या फिर हम कह सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ टीपीपी डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ लेबर, ऐसे भी कर सकते हो। चेंज इन टीपीपी या सिंपल कह सकते हैं अपन चेंज इन लेबर, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। बट ये टीपीपी और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है उसे हम एपीपी कहते हैं, एवरेज। एवरेज का मतलब ही क्या होता है? पर यूनिट पर पर्सन। ओके, तो भाई स्टेटमेंट इनकरेक्ट कौन सी है? फोर्थ आपकी इनकरेक्ट है, बाकी सब आपकी क्या है? करेक्ट है। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। The idea of underemployment equilibrium is explained in। underemployment equilibrium concept किसने explain किया था? full employment तो हमें पता है किसने कहा है? क्लासिकल ने। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट पहला सिस्टमेटिकली एक्सप्लेन किया है केन्जियन अप्रोच ने, जेएम केन्स ने इस चीज को क्या किया है? प्रोपाउंड किया है। क्लासिकल्स और प्री केन्जियन इकोनॉमिस्ट जो थे वो फुल एम्प्लॉयमेंट को बिलीव करते थे और उन्हें अंडर एम्प्लॉयमेंट जैसा कुछ नहीं बताता। तो आइडिया जो था वो किसने एक्सप्लेन किया था? केन्जियन अप्रोच ने एक्सप्लेन किया था। तो ऑप्शन 2 जो है वो आपका सही होगा। प्री केन्जियन, केन्जियन से पहले वाले, मतलब क्लासिकल्स का एंड और केन्जियन का शुरू। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन 122। 123 क्वेश्चन रह गया, बट 123 क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ। बस वो क्वेश्चन आपका था क्योंकि मैंने पीडीएफ बनाई थी तो मुझे पता है कि फैक्टर इनकम में से कौन इंक्लूड नहीं होता। तो हमें पता है लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेनर है। एंटरप्रेनर को प्रॉफिट चाहिए, कैपिटल को इंटरेस्ट चाहिए, लैंड को वो चाहिए, लैंड को क्या चाहिए? रेंट, और लेबर को क्या चाहिए? वेजेस। तो आपसे पूछा गया था कि फैक्टर पेमेंट में कौन सा इंक्लूड नहीं होता, तो उसमें एक आपका ऑप्शन था चेंज इन स्टॉक। तो चेंज इन स्टॉक आपका इंक्लूड नहीं होता, बाकी ये सब वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सब इंक्लूड होते हैं। रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट ये सब इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ये चेंज इन स्टॉक आपका आंसर नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्लीस्ट अरेंज द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट इन डिमांड थ्योरी। डिमांड थ्योरी में किस किस तरीके से ये आए थे? रिवील्ड प्रेफरेंस, न्यूमैन मोंगस्टन की यूटिलिटी थ्योरी, कार्डिनल या फिर ऑर्डिनल। तो देखो सबसे पहले जो था वो कार्डिनल यूटिलिटी थी, ये सबको पता है। तो ऑप्शन 4 पहले आएगा, 2 में है, हटा दो हटा दो, फिर थर्ड है, फिर थर्ड है, मतलब कार्डिनल के बाद ऑर्डिनल है, ये सबको पता है। कार्डिनल और ऑर्डिनल के बाद हम ये कह सकते हैं कि रिफील्ड आपका सबसे लेटेस्ट जो था 1947 में, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी पॉल सैमुअल्सन ने दी थी कि हम जो है बिहेवियर के हिसाब से करेंगे, तो ये सबसे लेटेस्ट है। तो फर्स्ट सबसे लास्ट में आएगा ऑप्शन सही। क्वेश्चन को करने का तरीका ध्यान रखना, क्वेश्चन नहीं भी आता तो उस पॉइंट पे आप अपने ऑप्शंस में एलिमिनेशन मेथड जो है वो आप लगा सकते हो कि इसमें से कौन सा गलत है या इसमें से मुझे पक्का पता है कि ये चीज है, तो और उसके हिसाब से आप जो है ऑप्शंस जो है वो ट्राई करना। नॉर्मन एंड मोंगस्टन ये गेम थ्योरी थी जिसमें इन्होंने एक्सपेक्टेड यूटिलिटी की बात की थी, और यहाँ पे जो फोकस था वो डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क के बारे में बात की थी, ठीक है, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। तो ऑप्शन 2 जो है वो आपका क्या है? बिल्कुल सही है। ईयर नहीं भी पता, डजंट मैटर, वैसे पता होना चाहिए कि क्या कौन सी चीज पहले आई थी, ईयर थोड़ा पूछा जाएगा। नाउ मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर प्राइस आपका इक्वल होता है मार्जिनल कॉस्ट के? मार्केट स्ट्रक्चर अच्छे से कर लेना, ठीक है, सारी तरीके की मार्केट। तो मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली या मोनोपोलिस्टिक। अब देखो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था और उसमें मैंने ये चीज बताई थी कि प्राइस आपका मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होगा तो प्रॉफिट कहाँ कमाएंगे?
ऐसा ही क्वेश्चन करवाया था और बताया भी था कि ये किसका फीचर है, ये परफेक्ट कंपटीशन का फीचर है। तो वही क्वेश्चन आ गया। एक्सप्लेनेशन ध्यान से समझोगे तो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो फर्म जो है वो प्राइस टेकर होती है परफेक्ट कंपटीशन में, और मार्केट प्राइस डिटरमाइन होता है इंडस्ट्री की सप्लाई और डिमांड से। प्रॉफिट फर्म मैक्सिमाइज करती है प्रॉफिट कहाँ पे, जहाँ पे आपका प्राइस जो है किसके बराबर आ जाए, प्राइस आपका मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आ जाए, वही आपका क्या होगा, वही आपका जो है मैक्सिमम प्रॉफिट का जो है वो पॉइंट होगा। और ये कंडीशन आपको क्या लेके जाएगी, आपके पास क्या आ जाएगी, एलोकेटिव एफिशिएंसी आ जाएगी। मतलब आपके रिसोर्सेज जो हैं वो मोस्ट एंड एफिशिएंटली क्या होंगे, यूटिलाइज होंगे। मोनोपोली के केस में क्या होगा, प्राइस आपका ग्रेटर देन होगा किससे, आपकी कॉस्ट से, आप जितना चाहे उतना चार्ज कर सकते हो। ओलिगोपोली में आपका प्राइस इक्वल नहीं होगा मार्जिनल कॉस्ट के, यहाँ पे आप अपने आप स्ट्रेटेजिक इंटरेक्शन करके डिसीजन लोगे। मोनोपोलिस्टिक में भी आपका प्राइस ग्रेटर देन होगा मार्जिनल कॉस्ट से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, इस वजह से आप कॉस्ट से ज्यादा प्राइस ले रहे हो। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में आपके पास क्या है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है। अगर आप प्राइस चेंज करते हो और ड्यू टू फीचर ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट फर्म्स आ जाएंगी और आपका प्राइस जो है वापस वो आपको नॉर्मल जो है प्रॉफिट पे ले जाएंगे। इसलिए मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइस इक्वल, कौन सी मार्केट स्ट्रक्चर में प्राइस इक्वल होगा, मार्जिनल कॉस्ट के परफेक्ट कंपटीशन में। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज डिमांड कर्व ऑफ फैक्टर। डिमांड कर्व ऑफ फैक्टर कौन सा है, तो डिमांड कर्व ऑफ फैक्टर का मतलब क्या है कि लेबर का और कैपिटल इन लोगों का। और ये कैसे डिराइव होता है, ये डिराइव होता है किससे, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट से डिवाइड होता है। और वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या है, जो आपने एडिशनल रेवेन्यू कमाया है, जनरेट किया है एक से ज्यादा फैक्टर को एम्प्लॉय करके, इनटू आपका प्राइस ऑफ आउटपुट क्या था, उसी हिसाब से आपका जो डिमांड कर्व है फैक्टर का डिसाइड होगा। तो मतलब वीएमपी कर्व से जो है वो डिसाइड होगा, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इनटू प्राइस ऑफ आउटपुट, दैट इज द डिमांड कर्व ऑफ फैक्टर। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ डिमांड इज डैश एंड इंक्रीज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट लीड टू डिक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर। देखो ये आपका टोटल एक्सपेंडिचर का डायग्राम था, ऐसे होता है ये डायग्राम, है ना, इस तरीके से आपका टोटल एक्सपेंडिचर का डायग्राम है। प्राइस के कम होने से डिमांड में ज्यादा चेंज आएगा, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1। तो अगर आपके इंक्रीज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट लीड्स टू डिक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस बढ़ा तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कम हो गया। क्या है, नेगेटिव रिलेशन है। क्या शो कर रहा है ये आपको, नेगेटिव रिलेशन शो कर रहा है। तो अगर आपकी डिमांड इलास्टिक है, इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस जैसे ही इंक्रीज हुआ, आपकी क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया, कम हो गया। तो इलास्टिक के केस में, अगर आपकी इन इलास्टिक है मतलब आपकी इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, कि प्राइस के बढ़ने से आपकी क्वांटिटी डिमांड में कम जो है चेंज आया है, कम चेंज आया है, तो वो इन इलास्टिक होगा। यूनिट इलास्टिक मतलब कोई चेंज ही नहीं आया, तो ऑप्शन 2 जो है वो आपका क्या है, बिल्कुल सही है। डिमांड इलास्टिक है, प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी आप कम परचेज करोगे और सिग्निफिकेंटली आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन 2 जो है वो आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। Now moving to our next question, which of the following is not an example of imperfectly competitive market। अलग अलग तरीके की मार्केट हमने पढ़ी है, मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली। तो इसमें से कौन सी आपकी इम्परफेक्ट है, इम्परफेक्ट मतलब वो मार्केट स्ट्रक्चर जहां पे कंडीशंस जो है परफेक्ट कंपटीशन की पूरी तरीके से फुलफिल नहीं होती है। जैसे मोनोपोली है, मोनोपोली में क्या होता है, एक सेलर होता है, कोई क्रॉस सब्स्टिट्यूट नहीं है। मोनोपोलिस्टिक में हो गया, मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, बहुत सारे सेलर्स होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं। ओलिगोपोली में क्या हो गया, ओलिगोपोली में आपकी कुछ फर्म्स जो है वो डोमिनेट करती हैं पूरी मार्केट को। तो ये सब इम्परफेक्ट है, ये सब क्या हो गई, आपकी इम्परफेक्ट हो गई। और प्योर या फिर हम परफेक्ट कंपटीशन कह सकते हैं, जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स है, होमोजीनियस प्रोडक्ट है, परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, फ्री एंट्री और एग्जिट है। तो यहाँ इम्परफेक्ट कुछ नहीं है, ये क्या है, परफेक्ट कंपटीशन। यहाँ पे तो कुछ ना कुछ है ही, मतलब एक सेलर है और बहुत सारे बायर हैं, जो मैंने आपको फीचर बता दिया। तो ऑप्शन 4 जो है वो आपका क्या है, बिल्कुल सही है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट स्टॉल द एंट्री ऑफ अदर फर्म्स इन द ओलिगोपोलिस्टिक इंडस्ट्री। तो ओलिगोपोली इंडस्ट्री कौन सी होती है, ह्यूज एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग incurred by existing firm, economies of scale, technology, increase in demand। कौन सा ऐसा फैक्टर है जो है एंट्री जो है दूसरे फर्म की वो रोक नहीं सकता। तो देखो ओलिगोपोली में बैरियर ऑफ एंट्री तो होती है, हमें पता है। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे आप अपनी ब्रांड, अपनी लॉयल्टी बना रहे हो, तो नए बंदे का आना मुश्किल हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर होता है।
तो ये तो एक बैरियर है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब आप इतनी बड़ी बड़ी फर्म बना रहे हो, कुछ ही फर्म्स हैं जो बड़ी बड़ी हैं, तो आपको इतना बड़ा स्केल पे जो है अपना प्लांट, मशीनरी, लैंड चाहिए, बहुत बड़ी कॉस्ट आएगी। और बड़ी फर्म्स के पास कॉस्ट कम पड़ती है, लेकिन एकदम से एक नई फर्म को आके कम्पीट करना और इतने बड़े लार्ज स्केल पे इन्वेस्टमेंट करना, प्रोडक्शन करना मुश्किल है। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की फिर प्रॉब्लम है। टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम तो है ही, एग्जिस्टिंग फर्म्स के पास सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी पे पेटेंट राइट है, तो भी मुश्किल है। तो ये स्टॉल और ब्लॉक नई फर्म्स के लिए होते हैं। बट इंक्रीज इन डिमांड, कोई भी जो है, ये तो मार्केट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करता है। डिमांड बढ़ेगी तो फिर और मार्केट्स के पास अपॉर्चुनिटी आएगी और फर्म्स के पास अपॉर्चुनिटी आएगी। नई फर्म्स एनकरेज होंगी कि हमें मार्केट में आना चाहिए क्योंकि मार्केट डिमांड बढ़ रही है। तो ये बैरियर नहीं है, ये रुकावट का काम नहीं करेगा, ये तो इनफैक्ट जो है बैरियर को कम करेगा। तो ऑप्शन 4 सही है। इन्होंने पूछा ना कि कौन सा आपका बैरियर नहीं होगा, कौन सा बाधित नहीं करेगा, तो ये तीनों बाधित करेंगे, बैरियर बनेंगे, पर फोर्थ ऑप्शन आपका बैरियर नहीं होगा, ये तो आपको फायदा होगा। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डिक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या इंप्लाई करती है? ये क्वेश्चन करवा भी चुकी हूँ। हमने क्या बोला था, ये पीपीसी आपकी कनकेव टू द ऑरिजिन होती है, और इस कनकेव टू द ऑरिजिन का कारण क्या होता है? इस कनकेव टू द ऑरिजिन का कारण होता है इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये क्वेश्चन करवाया था। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वो अमाउंट ऑफ गुड जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो एडिशनल अमाउंट ऑफ गुड जो हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो अगर आपकी डिक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, तो इसकी वजह से आपका जो पीपीसी है वो कन्वेक्स टू द ऑरिजिन बनेगा, क्योंकि डिक्रीज होती जा रही है, जबकि आपके मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपकी बढ़ती है। तो ये इसकी वजह से आपका जो शेप है वो कनकेव बनता है। ठीक है, तो कनकेव किसकी वजह से? इंक्रीजिंग की वजह से। अगर आपका डिक्रीजिंग है तो क्या शेप बनेगी? कन्वेक्स बनेगी। अगर मान लो आपका कांस्टेंट बोल दिया जाए तो क्या शेप बनेगी? तो आपकी स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस चीज का ध्यान रखना। तो आपका पीपीसी क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पीपीसी होगा। इन तीनों से क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये तीनों मैंने आपको बता दिए। तो डिक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वजह से क्या होता है? कन्वेक्स पीपीसी बनता है, ना कि कनकेव। ओके, 130 क्वेश्चन हमारे हो गए, 150 क्वेश्चन टोटल आते हैं। A straight line positively sloped supply curve which intersect the price axis implies, एक straight line आपका positively slope का supply curve है जो intersect कर रहा है आपके price axis को, तो क्या imply करता है? सिंपल ये straight line है। तो price elasticity of supply का मतलब क्या है? कि आपके प्राइस में चेंज होने से आपकी क्वांटिटी सप्लाई में कितना चेंज आया, वो आपका इलास्टिसिटी बताएगा। और अगर आपका पॉजिटिव स्लोप है, स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व है जो इंटरसेक्ट कर रहा है प्राइस एक्सिस को, मतलब ओरिजिन से आपका जो है वो स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब अगर प्राइस कम है तो कम सप्लाई, प्राइस ज्यादा हो गई तो ज्यादा सप्लाई। लो प्राइस पे बहुत कम चेंज आएगा, प्राइस परसेंटेज चेंज क्वांटिटी सप्लाई में, तो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई क्या है? सिचुएशन क्या शो करती है? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपकी क्या है? ग्रेटर देन 1। प्राइस में ज्यादा चेंज, क्वांटिटी सप्लाई में ज्यादा चेंज आएगा। अगर 1 के बराबर है तो इसका मतलब क्या है? यूनिट इलास्टिक, मतलब एक सेकेंड, आपसे क्या पूछेंगे? विच इंटरसेक्ट प्राइस एक्सिस। अच्छा, ये डायग्राम देखो, इसका ऐसे बनेगा। प्राइस एक्सिस को टच कर रहे हैं ना, तो ये आपका प्राइस है, ये आपकी क्वांटिटी है, और ये कह रहे हैं विच इंटरसेक्ट प्राइस एक्सिस, तो मतलब ये आपका सप्लाई कर्व की बात कर रहे हैं। दैट्स वाई कि आपके प्राइस में अगर इतना चेंज आया है, प्राइस में और ज्यादा चेंज है, तो क्वांटिटी सप्लाई में कितना ज्यादा चेंज आ गया, इसलिए आपकी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1। अगर मान लो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? बराबर चेंज आ रहा है, जितना प्राइस में उतना क्वांटिटी में, तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई किसके इक्वल आ जाएगी? 1 के इक्वल आ जाएगी। अगर लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या है? इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक सप्लाई है, कि प्राइस के चेंज होने से आपकी क्वांटिटी सप्लाई में कम चेंज या ना कोई चेंज नहीं आ रहा है। और जीरो का मतलब क्या है? जीरो का मतलब है सिंपल वर्टिकल, कि प्राइस कितना भी हो जाए आपकी सप्लाई में कोई भी चेंज नहीं आएगा, आपकी क्वांटिटी में कोई भी चेंज नहीं हो जाएगा, चाहे प्राइस इतने हो जाए, इतने हो जाए, इतने हो जाए। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था वो इससे रिलेटेड था, ध्यान रखना है इस चीज को। ऐसे आपको डायग्राम दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि यहाँ पे आपकी इलास्टिसिटी क्या है, तो इलास्टिसिटी आपकी ग्रेटर देन 1 है। डायग्राम में ना समझ में आया ना, तो एक काम करना, डायग्राम लेके बना के देख लेना। जैसे ये है, आपने बनाया, ये प्राइस चेंज हुआ, क्वांटिटी में इतना चेंज, प्राइस में फिर इतना सा चेंज है, क्वांटिटी में इतना बड़ा चेंज, तो इस चीज को ध्यान रखना। इलास्टिसिटी क्या है? ग्रेटर देन 1 है। ओके, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द क्लासिकल कॉन्सेप्ट द शेप ऑफ सप्लाई कर्व विद रिस्पेक्ट टू प्राइस लेवल,
प्राइस लेवल के रिस्पेक्ट में क्लासिकल इकोनॉमिक्स में क्या होता है, पर्टिकुलरली अगर हम एग्रीगेट सप्लाई की बात करें लॉन्ग रन में, तो क्या एज्यूम किया जाता है कि इकोनॉमी जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रही है। एग्रीगेट सप्लाई कर आपका परफेक्टली इलास्टिक है, मतलब परफेक्टली आपका क्या है, हॉरिजेंटल है, फुल एम्प्लॉयमेंट पे परफेक्ट इलास्टिक है, आप जितनी चाहते डिमांड कर सकते हो। ये जो इम्प्लाई है, ये क्या इम्प्लाई करता है कि कोई भी चेंज अगर आपकी डिमांड में आ रहा है तो ये सिर्फ प्राइस पे इफेक्ट करेगा, यानी आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, परफेक्टली इलास्टिक होगा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर हम बात करें तो अगर हमारे इनपुट अवेलेबल हैं परफेक्ट कंपटीशन में, प्राइसेस हमारे फिक्स्ड हैं शॉर्ट रन में, तो फर्म चाहे वो कितनी भी सप्लाई एक पर्टिकुलर प्राइस पे n नंबर ऑफ सप्लाई जो है वो कर सकती है। तो परफेक्टली इलास्टिक की बात करते हैं, ऑप्शन 1 जो है वो आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टीप्लायर से क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान रखना मल्टीप्लायर का फॉर्मूला 1/1 माइनस MPC या फिर मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/MPS। ओके, नाउ आपसे पूछा गया है मल्टीप्लायर, अगर आपका MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 4/5 दे रखा है, तो मल्टीप्लायर क्या होगा 1/1 माइनस 4/5, तो क्या आ जाएगा 1 एलसीएम लो 5, 5 1 5, 5 में से 4 गया 1, 1/5 नीचे बचा क्या 1/5, ये 5 ऊपर चला गया, 1 से 1 कैंसिल, क्या आंसर आ गया 5। ऑप्शन 2 जो है वो आपका क्या है, बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हु स्टेटेड सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। पहली दूसरी क्लास में ये क्वेश्चन आया था कि सप्लाई अपनी डिमांड खुद क्रिएट करती है, ये जेबी से जॉन बैप्टिस्ट से ने ये कहा था, आपके क्लासिकल्स के साथ जो है वो अलाइन करता है। नाउ मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ कंजम्पशन ऑफ वन कमोडिटी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपका कब अटेन होता है, जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर। और अगर आपका एक कमोडिटी के केस में, टू कमोडिटी केस में क्या हो जाएगा, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। क्या पूछा है, MUM प्राइस ऑफ प्रोडक्ट दे रखा है, इक्वल टू में प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इनकम दे रखी है, और क्या दे रखा है आपको, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो इस चीज को आप चेंज भी कर सकते हो, आप कैसे लिख सकते हो, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू क्या लिख दो, प्राइस ऑफ एक्स। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपको ऑप्शंस के हिसाब से अपने आंसर को जो है वो चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। यस, ऑप्शन 2 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा इस हिसाब से। तो आंसर आते हैं, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रखा है, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है, तो ऑप्शन के हिसाब से जो है वो आंसर देंगे। ओके, नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू राइज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इन प्रोडक्शन ऑफ सप्लाई इन प्रोडक्शन द सप्लाई कर्व ऑफ गुड्स क्या होगा। अगर आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस में चेंज आता है तो आपकी सप्लाई कर्व में क्या चेंज आएगा। तो देखो जब प्राइस होंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्रोडक्शन में इंक्रीज हो जाएंगे, तो प्रोड्यूसर ये प्रेफर करेगा ना कि वो ये गुड्स जो है प्रोड्यूस करे, जो जिस भी सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बढ़ा है उसी गुड्स को प्रोड्यूस करने की बात करेगा, क्योंकि सप्लाई में और प्राइस में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव। तो जिसके प्राइस बढ़ेंगे उसी की डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी, ताकि हम मुझे ज्यादा प्रॉफिट मिले। तो रिजल्ट क्या होगा कि सप्लाई जो होगी करंट गुड्स की, जो अभी वो प्रोड्यूस कर रहा है उसकी तो सप्लाई कम कर देगा, और सब्स्टिट्यूट गुड्स की सप्लाई जो है वो क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो अपने करंट गुड्स की सप्लाई को क्या कर देगा, कम कर देगा। कम कर देगा तो सप्लाई कर्व किस साइड शिफ्ट करेगा, बैकवर्ड, तो शिफ्ट टू द लेफ्ट। ठीक है, और कोशिश करेगा कि जिसके प्राइस ज्यादा हुए हैं उसी की सप्लाई को जो है बढ़ाए, अपने गुड्स की सप्लाई को क्या करेगा, कम करेगा। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन इज इक्वल टू, सेविंग फंक्शन का कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, S इज इक्वल टू माइनस S प्लस MPS डिस्पोजेबल इनकम। MPS को शो करता है, और MPS हम कैसे निकालते हैं, क्योंकि हमारा MPC प्लस MPS दोनों किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। तो MPS कैसे आता है, 1 माइनस MPC से। तो देख लो ऑप्शन 1, जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो पहले ये देखना कि खुद को क्या आता है उससे रिलेटेड, और फिर ऑप्शन में जाना, कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। डायरेक्ट ऑप्शन देखोगे कंफ्यूजन हो जाएगी, इसलिए मैं पहले खुद लिख लेती हूँ कि मुझे क्या पता है, उसके बाद ऑप्शन देख लो, अपना आंसर तो सही होगा, फिर गलत कैसे होगा। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज अ मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। देखो एक तो मूवमेंट होता है और एक क्या होता है, शिफ्ट होता है।
मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व किसकी वजह से आता है? सिर्फ जब अपने ऑन प्राइस में चेंज आ जाए तो उसे हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग, और बाकी प्राइस को कांस्टेंट रख के बाकी अदर फैक्टर्स की वजह से जो चेंज आ जाए उसे हम कहते हैं शिफ्ट। मूवमेंट होता है आपके सेम डिमांड कर्व पे, या तो ए से बी पे जाओगे या फिर बी से ए पे जाओगे, और जो शिफ्ट होगा वो आपका डिमांड कर्व या तो फॉरवर्ड में शिफ्ट करेगा या फिर बैकवर्ड शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज मूवमेंट? इनकम, ये तो अदर फैक्टर हो गए, इसकी वजह से शिफ्ट करेगा। चेंज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये भी अदर फैक्टर हो गए, इसकी वजह से भी क्या करेगा? शिफ्ट करेगा। चेंज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसकी वजह से भी क्या करेगा? शिफ्ट करेगा, क्योंकि अदर फैक्टर्स हैं। चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ गुड्स, बिल्कुल सही बात है, खुद के प्राइस में चेंज आ गया तो क्या होगा? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ये सप्लाई का डायग्राम बता दिया मैंने, सॉरी, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 139, which of the following approach is not used for the measurement of national income? नेशनल इनकम वाला टॉपिक छोड़ के मत जाना। तीन मेथड है, वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। तीनों के फॉर्मूले पता होना चाहिए, वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड को हम इनकम मेथड भी कहते हैं, ये भी सही है, प्रोडक्ट मेथड भी सही है। एम्प्लॉयमेंट अप्रोच जैसी कोई अप्रोच है ही नहीं, ठीक है, नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। अल्पकाल में सीमांत लागत वक्र निम्न में से किन लागत वक्रों को उनके न्यूनतम बिंदु पर काटता है? शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट कर्व कौन से दो कर्व से जिनके मिनिमम पॉइंट पे कट करता है? तो ये जो मार्जिनल कॉस्ट है ये किसके मिनिमम पे कट करेगी? तो पहले तो हमें वो मिनिमम कर्व बताना है कि वो मिनिमम कर्व हमारा कौन सा है। तो देखो, एक तो होता है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जिसके मिनिमम पे कट करता है, और एक होती है आपकी एवरेज कॉस्ट। दोनों के मिनिमम से कट करता हुआ हमारा क्या जाता है? मार्जिनल कॉस्ट। इसका मिनिमम यहाँ होगा, ठीक है, दोनों के मिनिमम से कट करता हुआ क्या जाता है? हमारा मार्जिनल कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट भी और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी। तो ऑप्शन 2 जो है वो हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। लास्ट के 10 क्वेश्चन और करते हैं, फिर हमारा 2022 का पेपर जो है वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। कल मैं आपको बताऊंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिल्कुल भी मिस करके नहीं जाने हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं लिस्ट आपको दूंगी, ये सारे लिस्ट आपको पढ़नी है, और जिसमें से आपको जो टॉपिक नहीं आता वो मुझे बता देना, वो मैं करवा दूंगी। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द असम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस मतलब किसकी बात हो रही है? कार्डिनल या ऑर्डिनल? बात हो रही है ऑर्डिनल की, ठीक है। हम क्या करते हैं? रैंकिंग करते हैं। कौन सा फीचर नहीं है? वीक ऑर्डरिंग नहीं, हाँ, वीक ऑर्डरिंग, कांस्टेंट इनकम, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, या फिर ऑर्डिनल यूटिलिटी। तो देखो, ऑर्डिनल मतलब रैंकिंग बिल्कुल जरूरी है। और क्या फीचर है इसका? रेशनल बिहेवियर। हमेशा कंज्यूमर कैसा बिहेव करेगा? रेशनली बिहेव करेगा, मतलब हमेशा अपने फायदे के लिए बिहेव करेगा। कंसिस्टेंसी रहेगी, कंसिस्टेंट रहेंगे, ए इज प्रेफर ओवर बी, तो हमेशा ए प्रेफर करेगा बी पे। दूसरा क्या है? ट्रांजिटिविटी, ये भी ध्यान रखना फीचर। ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या होता है? अगर ए प्रेफर हो रहा है बी से ज्यादा और बी प्रेफर हो रहा है सी से ज्यादा, तो मतलब ए प्रेफर होगा सी से ज्यादा, ठीक है, हमेशा। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे ये काम करेगा, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा क्या होगा? डिक्रीज होगा। कांस्टेंट इनकम पे काम करेगा, हमारी इनकम जो है वो क्या होगी? कांस्टेंट, और हमारे पास क्या होंगे? दो गुड्स होंगे, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व यही बताता है ना, दो गुड्स का ऐसा कॉम्बिनेशन। तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस ऑर्डिनल अप्रोच पे बेस्ड है। However, अगर हम कहें कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इंडिफरेंस कर्व की असम्पशन नहीं है, ये तो मार्शल थ्योरी की असम्पशन है, कार्डिनल यूटिलिटी की असम्पशन है। तो ऑप्शन 3 जो है वो हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। यहाँ पे ये असम्पशन नहीं है इंडिफरेंस कर्व की, ये कार्डिनल की असम्पशन है। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? कौन सी कंडीशन है जो बताती है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होगा हमारे मोनोपोलिस्टिक में? तो देखो, मार्जिनल रेवेन्यू जहां हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो, हमारा इक्विलिब्रियम है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन यही है, तो लॉन्ग रन में क्या हो जाएगा? मार्जिनल रेवेन्यू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाए। और दूसरा, आपका जो प्रॉफिट है, फर्म जो क्या करेगी लॉन्ग रन में, क्या अर्न करती है? लॉन्ग रन में फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है। क्यों अर्न करती है? क्योंकि फ्री एंट्री एंड एग्जिट है, इसलिए। तो प्रॉफिट किसके बराबर होता है? प्रॉफिट आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा, क्योंकि फर्म क्या अर्न कर रही है? नॉर्मल प्रॉफिट। हाउएवर प्रॉफिट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की वजह से हमने अभी बोला जो आपका प्रॉफिट है वो मार्जिनल कॉस्ट से बराबर होगा, बट आपका जो प्रॉफिट है वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट से बराबर नहीं होगा। किसमें? लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन में नहीं होगा।
लॉन्ग रन में आपको लगभग इतना ही लेना पड़ेगा। तो ये करेक्ट कंडीशन है लॉन्ग रन की, जहां पे आपकी मार्जिनल रेवेन्यू आपकी लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो और आपका प्रॉफिट किसके बराबर हो, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के, और मार्जिनल रेवेन्यू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के। ऑप्शन 1 क्या है आपका, बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143। द टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी इज कॉल्ड। जो टोटल डिमांड है उसे हम क्या कहते हैं, मार्केट डिमांड, डिराइव डिमांड, एग्रीगेट डिमांड या डायरेक्ट डिमांड। तो उसे हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है, सम टोटल ऑफ टोटल डिमांड या सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल्स डिमांड। सारी डिमांड मिला के क्या बन गई, एग्रीगेट, टोटल, सम टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ एपीएस। एपीएस मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एक इकोनॉमी में ब्रेक इवन पॉइंट किसके बराबर होगा, उस पे एपीएस की वैल्यू क्या होगी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की क्या वैल्यू होगी। तो देखो सबसे पहले आपको ये बता होना चाहिए कि ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है जहां पे आपकी कंजम्पशन किसके बराबर हो जाए, इनकम के बराबर। मतलब आपकी सेविंग किसके बराबर हो जाए, जीरो। सेविंग जीरो होगी, जब आप जितना कंज्यूम कर रहे हो उतना उतनी ही आपकी इनकम है, कंजम्पशन आपकी इनकम के बराबर है, ये आपकी इनकम है और ये आपकी क्या है, कंजम्पशन है। तो जहां ये बराबर होंगे वहां सेविंग क्या होगी, वहां सेविंग आपकी क्या होगी, जीरो होगी। तो जहां ये बराबर होंगे वहां आपकी सेविंग क्या होगी, आपका सेविंग है जीरो हो जाएगी, और ये आपका क्या है, ये आपका ब्रेक इवन पॉइंट है। तो आपको एपीएस बताना है। और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कैसे निकालते हैं, सेविंग अपॉन इनकम। सेविंग क्या होगी, जीरो, और जीरो अपॉन इनकम क्या होगी, जीरो आंसर। तो क्या होगा आपका एपीएस, जीरो होगा। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following period is also known as market period in economics? Market period का मतलब क्या होता है, देखो मार्केट पीरियड का मतलब ये होता है वेरी शॉर्ट पीरियड जिसमें आपकी सप्लाई फिक्स्ड होगी, ठीक है, आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एडजस्ट कर सको। फर्म्स जो है वो अपनी क्वांटिटी सप्लाई जो है वो चेंज नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट किसके, फैक्टर्स के। और टिपिकली ये पीरियड इमीडिएटली जो होता है वो आफ्टर अ चेंज, एक डिमांड चेंज हुई उसके बाद जो है ये पीरियड आता है। तो बहुत ही शॉर्ट रन, बहुत ही शॉर्ट पीरियड जो है वो मार्केट पीरियड जो है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मार्जिनल एफिशिएंसी 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 5% है। अगर आपने जो पीवाई की उसकी सीरीज अच्छे से देखी है और 9th पार्ट पे आप आ रहे हो 8th पार्ट कंप्लीट करके, तो आंसर ये बता दोगे। जब किसी भी इन्वेस्टमेंट की एफिशिएंसी ज्यादा है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुकी हूँ मैं, और इंटरेस्ट रेट उसका कम है, मतलब मान लो मैंने लोन लिया 10 लाख का और मुझे उससे 10% का फायदा हो रहा है और सिर्फ 5% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो मेरे लिए ये प्रॉफिटेबल है ना। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता एफिशिएंसी से तो आपके लिए अनप्रॉफिटेबल होता, और बराबर होता तो ये आपकी क्या होती, बेस्ट कंडीशन होती फर्म की, ठीक है। फर्म डिसाइड करता है फिर लेनी है कि नहीं लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन एग्जाम्पल ऑफ ओवरहेड कोस्ट। ओवरहेड कोस्ट का मतलब क्या होता है, ओवरहेड कोस्ट का मतलब होता है आपकी ऑनगोइंग जो बिजनेस एक्सपेंसेस हैं उसके लिए, मतलब ये आपके प्रोडक्ट बनाने में काम नहीं आ रही, बट उसके अलावा जैसे रेंट है, इंश्योरेंस है, ये सब आपके क्या हो गए, ये सब आपके हो गए ओवरहेड कोस्ट। रेंट कॉस्ट ओवरहेड, इंश्योरेंस ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल तो आपके प्रोडक्ट बनाने में काम आ गई ना, ये एक्स्ट्रा तो ऊपर से तो नहीं आपने लगाई। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट आपकी डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट है, ठीक है, ओवरहेड कॉस्ट आपकी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू 20% इंक्रीज इन ऑल आउट इनपुट। अगर मैं अपने सारे इनपुट में लैंड लेबर इनमें अपना 20% का इंक्रीज कर देती हूँ, आउटपुट सिर्फ 10% से ही बढ़ रहा है, जो मेरा आउटपुट है, जो मेरी प्रोडक्शन है वो सिर्फ 10% से बढ़ रही है, तो ये इंक्रीजिंग रिटर्न दे रहा है, कांस्टेंट दे रहा है, या फिर डिमिनिशिंग दे रहा है। तो ये हमें सिंपल सी बात है, ये हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल दे रहा है। अगर 20% इनपुट बढ़ाया, 20% आउटपुट बढ़ गया तो कांस्टेंट है। 20% इनपुट बढ़ा के 30% मेरा आउटपुट बढ़ गया तो मेरा इंक्रीजिंग है। रिटर्न्स टू स्केल का मतलब क्या होता है कि मेरा आउटपुट कितना चेंज हुआ, अगर मैंने इनपुट को चेंज किया एक सर्टेन परसेंटेज में, तो आउटपुट इंक्रीज हुआ आपके कम प्रोपोर्शन में देन इनपुट से, तो ये आपको क्या दे रहा है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया अंडर द डिमांड कर्व और परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म इज इक्वल टू, ये होता है एमआर इज इक्वल टू प्राइस, ठीक है। तो क्वांटिटी इनटू प्राइस किसके बराबर हो गया, टोटल रेवेन्यू के बराबर। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व आपका हॉरिजॉन्टल होता है, टोटल रेवेन्यू प्राइस इनटू आपकी जितनी भी क्वांटिटी इनटू प्राइस, तो प्राइस इनटू क्वांटिटी क्या हो गया आपका, टोटल रेवेन्यू हो गया। तो एरिया जो होगा डिमांड कर्व में 0 से लेके क्यू तक का ये पूरा रेक्टेंगल वाला एरिया,
तो ये पूरी हाइट क्या शो कर रही है, प्राइस, ये पूरी विड्थ क्या शो कर रही है, आपकी क्वांटिटी, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी, और प्राइस इंटू क्वांटिटी क्या आता है आपका, टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू इसका आंसर। लास्ट क्वेश्चन है आज का, वैल्यू ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज, यार मैक्सिमम शेयर करो, 100-200 व्यूज के लिए मैं कैसे इतनी मेहनत करूं, खुद सोचो। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो हम कैसे निकालते हैं, प्राइस, जो प्राइस आपके आउटपुट का है, इनटू आपका जो मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपने कितना एडिशनल रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया है। अगर आप थोड़े बहुत, अगर आप एडिशनल इनपुट लगाते हो तो उससे आप कितना जो है एडिशनल रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हो, तो प्राइस इनटू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, उसे हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। यस, सो 150 क्वेश्चंस आपका पूरा 2022 का पेपर कंप्लीट हो गया। कल हम करेंगे मोस्ट, आपके जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, सॉरी मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स जो हैं वो मैं आपको बता दूंगी, उसमें से फिर आप बता देना कौन सा टॉपिक कराना है, वो मैं करवा दूंगी। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर एंड बाय बाय।